दोस्तों कई सारे सवाल मैंने इस वीडियो में लिए हैं। अगर आपको मीडिया में करियर बनाना है, एंकर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, रिपोर्टर बनना है, तो अपने 8 लाख रुपए फूकने से अच्छा है कि ये ना थोड़ा सा समय निकाल करके ये मैडम की एडवाइस सुन लीजिए। बड़ी ही अच्छी है, जबरदस्त है। और कुछ जो सवाल नहीं थे वो मैंने ऐड ऑन भी किए हैं, आपको सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। साथ ही B&D मीडिया के बारे में मैंने पूछा, मैडम से बताया, बड़ा अच्छे से बताया। और तीसरा मैंने पूछा गोदी मीडिया के बारे में। फिर मैंने ये भी पूछा वो वाली बात जो मैंने कहा कि मैं एयर नहीं करूंगा, अब मैं कह दूंगा गलती से मिस्टेक होगी, अब एयर हो गया तो क्या करें, माफी मांग लेंगे, क्या है। तो वो बात भी बताऊंगा मैं आपको। साथ ही नेपोटिज्म को लेकर के मैंने मैडम से उनके विचार जाने, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मैडम के जो विचार थे जबरदस्त, समझिएगा। और नेपोटिज्म की कैटेगरी में मैंने बाबा रामदेव का भी मैं आपको उदाहरण देने वाला हूं। बाबा रामदेव का और हमारा प्यार तो बड़ा विशेष है, आपको पता ही है। पूरा सीरीज जाकर के आप देखेंगे तो 30-30 लाख आपको मिलेंगे व्यूज। अब जब विशेष प्यार है तो विशेष कृपा भी आपकी हमारे ऊपर है ही, चैनल के ऊपर, तो विशेष तरीके से विशेष बात तो विशेष लोगों के लिए बता ही देंगे। और साथ ही मैंने ये भी पूछा है कि ऐसी कौन सा कोर्स किया जाए जिसके बाद तुरंत नौकरी मिल जाए। बेहद दिलचस्प जवाब मुझे मिला है। जेईई मेंस की तो आपने बात कर ही ली। आखिर कोई इतना हम्बल कैसे हो सकता है? अब हर कोई इतना हम्बल क्यों नहीं हो सकता? साक्षी जोशी जी से मैंने मात्र 20 से 25 मिनट मांगे थे इंटरव्यू के लिए। पुअर कनेक्टिविटी होने की वजह से, बीच में इंटरव्यू कई बार रुकने की वजह से मैं खुद फेड अप हो गया था। मैंने बंद करने की ठान ली थी। लेकिन साक्षी जोशी जी, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि वैभव अब बहुत हुआ, इसको एंड अप करते हैं। नहीं, आई मस्ट सल्यूट। आज 1-on-1 जो मेरा कार्यक्रम है, इसमें मेरे साथ साक्षी जोशी जी हैं। बेहद खास मेहमान हैं, बेहद भी हैं और खास भी हैं, और मेहमान जबरदस्त हैं। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन भी वो छोटा मोटा करूंगा तो फिर उनके पेशे के साथ, उनके नाम के साथ, उनके कार्य के साथ ये बेमानी हो जाएगी। श्रेष्ठ विश्व में अशेष भारत का वेश हो, भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में नोएडा का उत्कर्ष हो, गरिमा नोएडा की साक्षी ही विशेष हो। पत्रकार कहूं तो साक्षी जोशी समझ लेना, दलाल कहूं तो बाकियों के नाम सोच लेना। कुछ अपवाद भी हैं, कहीं उनको भी नंबर पे ना ले लेना, और ज्यादा सोचे तो कहीं हमें भी मतलब पेट लेना। इतना आग्रह हम कर रहे हैं आपसे। और जब मैं साक्षी जोशी के जर्नलिज्म को मास कम्युनिकेशन के टाइम से, उससे पहले भी बहुत करीब से फॉलो कर रहा था, और जब करीब से मैंने उनसे बातचीत की ऑफलाइन, ऑनलाइन और फोन पे, तो मैं एक चीज कहूंगा कि साक्षी जोशी एक पत्रकार नहीं, साक्षी जोशी एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, एक सोच है कि किस तरह से चीजों को होना चाहिए। इसीलिए, और बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ इस उपनिषद के महावाक्य का सहारा लेकर के पूरी बात कह देना चाहता हूं। यथानाम तथा गुण साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। यानी कि इस उपनिषद महावाक्य का मतलब यह है कि साक्षी की जो दृष्टि है वो समान रूप से सभी पर रहती है, हर किसी पर, कोई बच नहीं सकता। तिनका भी अपने आप को छुपाए फिरता है, वो कहता है कि सबके सामने पड़ जाऊंगा लेकिन साक्षी के सामने नहीं पड़ूंगा। ऐसी पत्रकारिता है साक्षी जोशी की, ऐसी विचारधारा है साक्षी जोशी की, ऐसी सोचना है साक्षी जोशी का। इसलिए शो में हम स्वागत करना चाहेंगे साक्षी जोशी का, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द आउटस्पोकन जर्नलिस्ट साक्षी जोशी। बहुत बहुत स्वागत है आपका INI न्यूज इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच वैभव, ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ जुड़ के। और सॉरी आपके सभी दर्शकों को कि मैंने बहुत पहले समय दिया था लेकिन उसके बाद में कुछ वजह से नहीं आ पाई। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अभी आप जितनी देर तक भी इंटरव्यू करना चाहें वो आपके लिए बोनस है और वो मेरा कॉम्पेंसेशन है। इंतजार का फल तो मीठा होता है। अगर इंतजार नहीं किया होता और इतना कनेक्टिविटी इशू होने के बाद वीडियो शूट नहीं होता, सिर्फ मोन्टाज ही शूट हो पाता। चलो बढ़ते हैं अपने पूरे प्रश्नों की तरफ कि क्या क्या सवाल आज जर्नलिस्ट साक्षी जोशी जी से पूछेंगे। बहुत बेबाक तरीके से बात करती हैं। पहला सवाल है कि मीडिया में करियर बनाना है मुझे, जर्नलिज्म का क्या फ्यूचर आप देखते हैं, कौन से हेल्पफुल आप एडवाइस देना चाहते हैं। और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में हमने रिपोर्टरों को वो भी करते देखा है जो नहीं करना चाहिए। जैसे कि रिपोर्टर उनके पिता के पास जाते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के पास जाते हैं जिसका जवान बेटा मरा है, उससे जाके पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये बेसिक एटिकेट्स है, ये कहाँ सिखाए जाते हैं? सीखे भी जाते हैं या फिर कॉमन सेंस वाली बातें हैं? ये 3-4 सवाल आपके एक ही सवाल में मैंने समअप कर दिए हैं। मैं सिर्फ आपसे सरल भाषा में समझना चाहता हूं। वैभव, मुझे लगता है कि इसके लिए ना किसी तरह की कोई डिग्री, पत्रकारिता हो या कोई भी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल कॉमन सेंस है।
ये कॉमन सेंस है कि किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई है तो आपका सवाल ये हो ही नहीं सकता कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। ऑब्वियसली ही इज नॉट फीलिंग गुड। बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे किसी दिन किसी को अवार्ड मिल गया तो आप तब भी नहीं पूछे कि भाई आप कैसा महसूस कर रहे हो। ऑब्वियसली ही इज नॉट फीलिंग बैड। तो ये तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात ये है कि किसी के घर में अगर मृत्यु हुई है, वहां आप माइक लेके पहुंच जाइए। अब ये तो मुझे लगता नहीं आज के दौर में जिस तरह का मीडिया है उसको हम कुछ भी सिखा सकते हैं कि जी आपको क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि वैभव फ्रैंकली स्पीकिंग व्हाटएवर यू कैन सी राइट नाउ ऑन टेलीविजन इज नॉट मीडिया, इज नॉट जर्नलिज्म एट ऑल। इसलिए उसकी आलोचना करना भी मैं अपने आप को जो है ना नीचे गिराना जैसा समझती हूँ, क्योंकि बेसिकली वो तो जर्नलिज्म ही नहीं है ना। मैं होलीगनिज्म को जर्नलिज्म की कैटेगरी में रख के फिर उसकी आलोचना करना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है मैं अपने पेशे का अपमान कर रही हूँ। ये नहीं करना चाहता बिकॉज दे आर नॉट डूइंग। सही इंसान को खा जाए ये बिल्कुल वो है, ये लिंचिंग है, ये मॉब लिंचिंग है एक्चुअली। और मुझे बहुत दुख होता है कि जिस तरह के चैनल्स में जो रिपोर्टर्स जाकर कर रहे हैं वो उनमें से कुछ मेरे कॉलीग रह चुके। मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि भैया तुम कर क्या रहे हो, तुम इसलिए गए थे वहां पे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव नो सिंपैथी फॉर देम। वो चाहिए कह दे कि जी नौकरी है, जी घर में सबको पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए करना। अपना पेट भरने के लिए मैं किसी के भी घर में जाकर लिंचिंग करके अपने पेशे का अपमान नहीं कर सकती। पहली चीज, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, जब आप उस तरह के चैनल ज्वाइन करते हैं वैभव, आपको पता है आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, आप क्या करने के लिए वहां जा रहे हैं। तो ये भी मैं इसलिए कोई सिंपथाइज नहीं करती उन लोगों के साथ। और ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं, ये लोग लॉन्ग टर्म में अपने आप को है कि कब्र खोद रहे हैं खुद। ये सारे तथाकथित पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं ये अपनी कब्र खोद चुके हैं। ये सब मुझे तो देख के मतलब एक समय तक मुझे पैल्पिटेशंस होते हैं, मेरा बीपी बढ़ता है इन लोगों को देख के। थोड़ी देर बाद मुझे फिर हंसी आती है। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि मुझे लगता है यार इनको जाने दो, ये कौन, ये दे डोंट इवन डिजर्व माय अटेंशन। तो यही सिंपल है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई डिग्री, कोई पत्रकारिता की जरूरत है। इसके लिए आपके अंदर नॉर्मल संस्कार होने चाहिए। आपका नॉर्मल धर्म जो है वो आपका अपना कर्म होना चाहिए, जिसमें कि आप इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। इतना भी आप सेंसिटिव हो जाएंगे, अगर आप हल्के से भी इमोशनल और सेंसिटिव है ना, यू विल बी अ वेरी गुड जर्नलिस्ट। ये मुझे लगता है आपके अंदर सेंसिटिविटीज होना बहुत जरूरी है टू बी अ गुड जर्नलिस्ट। नहीं है तो फिर पेशे की तरह समझेंगे तो फिर पेशा तो फिर सभी लोग कर रहे हैं ना, फिर क्या फायदा आपके वहां आने का और लोगों की आवाज बनने का। फिर ये सब ड्रामा, ये सब नाटक बंद कर देना चाहिए कि हम लोगों की आवाज बन के वहां पर गए हैं। कोई लोगों की आवाज नहीं बन रहे, अपने पेट की आवाज बन के आप वहां गए हैं। अपने आप को पालना चाहते हैं, अपना पेट भरना चाहते हैं और इसीलिए आप वो काम कर रहे हैं। राइट, मैं समझ के आपकी बात। लेकिन मैम फिर भी होता है ना कि माँ बाप कहते हैं डिग्री होना भी आवश्यक है, तो कई लोग मास कम्युनिकेशन करते हैं। मैंने भी खुद एक मास कम्युनिकेशन किया, कैसे कॉलेज से किया, मुझे खामियां पता चली हैं कुछ। मैं नहीं चाहता कि ठीक है अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं, डिग्री के लिए करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो फिलहाल कुछ गलतियां हैं जो लोग कर देते हैं। मैं एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक मैम थी, हमारी फैकल्टी थी, उन्होंने पूछा एक से कि आपने इस कोर्स को ज्वाइन क्यों किया, मास कम्युनिकेशन को। बोलता है कि मैं सेल्फी अच्छी खींचता हूँ तो मैं कैमरामैन बन सकता हूँ। एक ने बोला कि मैंने जयचंद का किरदार निभाया है तो मैं एंकरिंग अच्छी कर सकता हूँ। किसी ने बोला कि मेरी शक्ल इतनी अच्छी है कि तो मुझे प्राइम टाइम तो मिल जाना है। मतलब ये तो उनके तर्क थे। आप फीस सुनेंगे 6 से 7 महीने की 3 लाख से ऊपर फीस थी, वो डिप्लोमा की, सिर्फ डिप्लोमा की 3 लाख से ऊपर फीस थी। तो कुछ एक ऐसी बातें आप बता सकते हैं जैसे कि अगर आपको कुछ करना है तो स्पेशलाइज कोर्स कीजिए, ब्रॉडकास्टिंग में कीजिए, प्रिंट में करना है तो प्रिंट में कीजिए। ऐसा कुछ आप बताना चाहें ताकि ये भ्रमित ना हो। चेहरा ही सब कुछ नहीं होता, नॉलेज भी बहुत कुछ होती है। कई बार ना हम पढ़ते पढ़ते हम टीपी देख रहे हैं और कभी टीपी खराब भी अगर हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अब रूबिका लियाकत जी का वीडियो वायरल हुआ था तो आपने भी शायद देखा होगा कि टीपी टीपी टीपी, वो आगे मैडम क्या बोलते हैं कि नहीं चलता, तो शायद कुछ तो नॉलेज है ना, तभी तो है ना वहां पर बैठे हैं। तो कुछ ऐसी बातें आप बताइए ताकि अगर मास कम्युनिकेशन की डिग्री करेंगे लोग तो कुछ ये गलतियां हैं ना करें। और ये चीज मुझे आप थोड़ा सा समझाइए मेरे द्वारा सबके लिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें आपने जो सवाल पूछा उसके कम से कम 4-5 भाग हैं। तो अगर आप मुझे उतना समय दें तो मैं एक एक को का जवाब दूं। इसमें पहली चीज ये है कि कहाँ से डिग्री लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो मास कॉम की डिग्री है ना, जो मास कॉम की पढ़ाई है, वो मेरे हिसाब से वो 9-10 महीने का कोर्स होता है ना, दैट इज मोर देन इनफ।
मेरे हिसाब से आपको ग्रेजुएशन मास कॉम में करने की बजाय आपको ऐसे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना चाहिए जो आपको आगे चल के पत्रकारिता के पूरे उसमें काम में आपको मदद करेगा। जैसे मैं पर्सनली मानती हूँ 2 तरह के कोर्स, बी इट हिस्ट्री ऑनर्स और बी इट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, या हो सकता है चलो किसी को अगर इकोनॉमिक्स में है इंटरेस्ट तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी वो कर सकता है, जो कि डीयू का बहुत मुश्किल भी है। ऐसे कोर्स में आप ग्रेजुएशन कीजिए 3 साल। पहले आप इन सब्जेक्ट्स को समझिए, क्योंकि आपके अंदर जो नॉलेज है वो आपको हमेशा बेहतर पत्रकार बनाएगी। थ्योरेटिकल चीजें आप 9-10 महीने में सीख सकते हैं, बाकी सब प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो मुझे लगता है कि मास कॉम में वो 3-3 साल उसके बाद फिर जो है ना उसमें मास्टर्स करने में कोई फायदा एज सच है नहीं। मेरे हिसाब से आप ग्रेजुएशन कीजिए अच्छे ऐसे सब्जेक्ट में, जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया। उसमें आप समझिए पॉलिटी को, उसमें आप समझिए हमारे देश के इतिहास को, आप उसको समझेंगे, उससे रिलेटेड और बुक्स पढ़ेंगे तो आपका पत्रकारिता वैसे ही हो गया। करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है, तथा जितने भी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये सब पढ़ते रहिए। आप अच्छे पत्रकार तभी बनेंगे। तो वो जो पत्रकारिता की डिग्री है ना, वो नॉर्मल जैसे थ्योरेटिकल चीजें आपको कुछ कुछ समझा दी जाएंगी, वो भी उतना आपको ज्ञान नहीं चाहिए होता। वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अपने आप वहां पर जाकर आ जाएगी, छोटी छोटी चीजें जो होती है। आधे स्क्रिप्ट राइटिंग भी आप सीख जाएंगे समय के साथ, हर चीज सीख जाएंगे, लेकिन हर चीज का जो बेस होगा वो आपकी नॉलेज होगी। और जब नॉलेज होगी, जब आपके अंदर हर मुद्दे पर समझ होगी, या आप पढ़ लेते होंगे या आप किसी मुद्दे से पहले भी पढ़ेंगे तो आप उसको समझने का की क्षमता रखते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां आपका भाषा का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है अबाउट द कंटेंट दैट यू आर स्पीकिंग। तो ये मुझे लगता है हर चीज से ही सब कुछ आ जाता है। और एक बात बताऊं, आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस होगा ना, आप अपने आप सुंदर दिखेंगे। बहुत सही बात। इट्स नॉट अबाउट बीइंग ब्यूटीफुल। हम लोग यहाँ पे कोई कटरी, हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेबल दिखने के लिए हैं, सिर्फ इसलिए कि भैया चेहरा कोई मेरा जरूरी नहीं है कि मैं पैदाइशी सुंदर हूं या कुछ, लेकिन आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। जस्ट बी प्रेजेंटेबल इनफ, यू डोंट हैव टू बी वेरी ब्यूटीफुल। बाकी आपने से टीपी की बात की, वो रूबिका वाला जो भी वो इंसिडेंट था, देखिए मैं हाँ, तो मुझे लगता है कि रूबिका ने जो मांग की होगी टीपी की, वो इस वजह से की होगी क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एड जैसे खत्म हो गया, ब्रेक जैसे खत्म हो गया, तो नेक्स्ट व्हाट एम आई सपोज्ड टू स्पीक ऑन एयर, आई मीन व्हाट एम आई सपोज्ड टू शो। हमारा हमेशा रन डाउन होता है कि अभी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अब आपको मैम ये वाली खबर लेनी है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये वाली तस्वीर दिखानी है। सो प्रोबेबली शी वांटेड टू नो दैट व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन आफ्टर दिस। तो उसको मैं इतना गलत इसलिए नहीं समझूंगी क्योंकि आई एम श्योर कि जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी अभी आप देख रहे हैं लोग, वो सब कोई भी टीपी वाले तो है नहीं। उनके कंटेंट पर आप जरूर डिबेट कर सकते हैं क्योंकि सब अपने अपने मन की बोल रहे हैं वहां पर, चाहे फिर वो कोई भी एंकर हो, चाहे वो कूड़ा बोल रहा है, पर वो बोल खुद ही रहा है, वो टीपी देखकर नहीं बोल रहा है। तो इसलिए टीपी एंकर्स तो अब कोई भी नहीं है, इसीलिए हम आजकल एंकर कहलाते हैं, क्योंकि हम टेलीप्रॉम्प्टर वाले नहीं है। पहले के जमाने में जो न्यूज रीडर होते थे, प्रॉम्प्टर पढ़ते थे, पढ़कर न्यूज बताते थे, तो दे वर न्यूज रीडर्स। वी आर नॉट रीडर्स, वी आर एंकर्स। तो हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं वो अपने आप ही कर रहे हैं। अब वहां पर आपकी अपनी नॉलेज सामने आती है, इसीलिए कितनी बार कई लोग अपनी नॉलेज की वजह से जरूर ट्रोल हो जाते हैं। इस वजह से जरूर ट्रोल हो जाते हैं कि जी जब आप इंटरव्यू ले रहे थे, फलाना ने जब ये बात बोली तो आपने ये काउंटर क्यों नहीं किया। दैट इज वेयर योर नॉलेज कम्स, बिकॉज ही इज नॉट रीडिंग द टीपी। तो आपकी नॉलेज इसीलिए मैं कह रही हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें फिर ये है कि आप कहाँ से कोर्स करें, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये सारी चीजें जो है समय के साथ पढ़ते लिखते रहने से ही आती है। जितना आपको किसी विषय पर ज्ञान होगा, उतना ही ज्यादा समझदार आप ऑन स्क्रीन दिखेंगे, उतना ही ज्यादा आप किसी से सवाल करने की क्षमता रखेंगे। अब अगर आपको ज्ञान ही नहीं चाहिए, आपको डिबेट ही हिंदू मुसलमान वाले करना, तो जरा बताइए वैभव, इसके लिए कौन सा मुझे बहुत ज्ञानी होने की जरूरत है? मुझे सिर्फ आपको लताड़ना आना चाहिए, आपको तुम देशद्रोही हो ये बोलना आना चाहिए, तुम जयचंद हो, तुम ये हो, तुम वो हो, यही सब तो करना है। इसमें तो आपकी लड़ने की क्षमता ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। माई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज नॉट माई नॉलेज, माई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दीज डेज हैज बिकम हाउ गुड डू आई फाइट। और वो लड़ना, किसी को मैं कितना अच्छा बेइज्जत कर सकती हूँ, गेस्ट को अपने स्क्रीन पर बुला के, और उसको क्या लताड़ लगा सकती हूँ, फिर वो छोटी सी क्लिप वायरल कर देंगे और वायरल करके जो दिखाएंगे कि देखिए इसने कैसे उसकी बैंड बजा दी। अच्छा, न्यूज चैनल्स भी अपने डिजिटल उस पे यूट्यूब वगैरह पे उसके व्यूज बढ़ाने के लिए इसी तरह से लिखते हैं, देखिए क्या हुआ जब इसने फलाना की बैंड बजा दी, गर्मा गर्म बहस। अब बताइए गर्मा गर्म बहस क्या होता है? आप खुद ही उसको उस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज द रीजन दैट यू आर एक्चुअली शोइंग दैट ऑन एयर। और आप देखना,
जितनी देर आपको दिखता है कि गेस्ट डिबेट को डिरेल कर रहा है और वो 1-to-1 एंकर वर्सेस वो हो जाता है और वही चैनल बहुत प्रमोट करता है डिजिटल उस पे प्लेटफॉर्म पर या फिर ट्विटर पे, यानी दे आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, दैट वर्सेस, ताकि बीच में वर्सेस चलाएं। अब तो सारे जितने गेस्ट आ गए ना उन्हें भी समझ में आ गया है कि भैया वर्सेस वाला पोर्शन ना बड़ा जबरदस्त वायरल होता है, तो वो भी वर्सेस वाले में लगे रहते हैं कि अब ये वर्सेस आ गया, स्टार्ट हो गया, अभी ये वाला क्लिप वायरल होगा। सो यू नो दिस इज ऑल बिकम सो स्क्रिप्टेड नाउ दैट मतलब हंसी आती है देखकर। मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे तो एक बार एक आरएसएस विचारक ने मुझे बोला, वो लड़ने लग गए, अपने लड़ रहे हैं आपस में, बहस कर रहे, जैसे ब्रेक होने लग गया तो माइक पे हाथ रखे, आज तो साक्षी की बड़ी टीआरपी आएगी। मैंने कहा है, मैंने कब बोला आपको लड़ने के लिए? मतलब उनको लगा कि मैंने जो आज लड़े हैं दूसरे गेस्ट से, उससे आज मेरे शो को बड़ी रेटिंग मिलने वाली है, मिल जाएगी। सो दिस इज द माइंडसेट। मैंने तो नहीं डाला उनके दिमाग में, ये टीआरपी कहाँ से आया उनके दिमाग में। सो नाउ इवन द गेस्ट्स नो, उनको पता है ये शो कितनी देर का है, कितनी देर का ये ब्रेक चलाएंगे, कितनी देर बाद इनको ब्रेक लेना ही है या फिर शो खत्म ही करना पड़ेगा, भले ही मैं जवाब ना दूं। वो इसीलिए जलेबी बनाते रहते और फिर टाइम खत्म हो गया, किसी के पास टाइम नहीं है एक्स्ट्रा रुकने का कि भैया आपने जवाब तो दिया ही नहीं, जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गए। The whole debate culture has become a big farce. There is no conclusion out of it. राइट। एक्चुअल में मैंने भी कई सारे डिबेट्स देखी है, तो देखना मैंने बंद कर दिया। प्राइम टाइम में देखता हूँ 2-3 लोगों के, ताकि मैं खुद का एक विश्लेषण कर सकूं। कई डिबेट्स देखने के बाद मुझसे कोई पूछे ना कि आप सिनॉप्सिस दे दो 1 घंटे की डिबेट में, आपने क्या समझ लिया, क्या सीख लिया? यकीन माने मैं एक शब्द नहीं बोल सकता। एक लाइन तो अलग चीज है, कुछ शब्द नहीं बोल सकता। एक बहुत ज्यादा चलते एंकर है, अभी तो क्या है ना, एक तो ये समझ में नहीं आता कि एक चैनल नंबर 1 है, दूसरा चैनल भी नंबर 1 कैसे हो जाता है कि 18 साल से ये एक अलग ही चीज चल रही होती है। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की आपने बात की कि किस तरह कंटेंट वायरल होता है, लेकिन आप देखेंगे शब्दावली भी, अगर आप थंबनेल पे देखेंगे तो उसी तरह की है जो शब्दावली इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। प्रोफेशनल के द्वारा जो की जाती है वो शब्दावली का इस्तेमाल थंबनेल पे किया जा रहा है, वीडियो के अंदर किया जा रहा है। मतलब कैजुअलनेस दिखाई जाती है कि हाँ ठीक है चल रहा है। ये मुझे कहीं अपने मेरा दृष्टिकोण है कि मुझे कई बार लगता है कि यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप भले ही खबरें दिखा रहे हो, लेकिन कुछ शब्द तो ऐसे हो कि थोड़ा सुनने में भी अच्छे लगे, कुछ सीखे भी। ऐसे शब्द हम सभ्य समाज में कहीं इस्तेमाल कर देंगे तो शायद हमसे बोलेंगे इसको बॉयकॉट करो। आज हम चाइना की बात करते हैं, बात करूंगा मैं आपसे। तो ये थोड़ा चीजें ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी है इनकी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कर तो कुछ नहीं सकते। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे भी दी। और अगला सवाल इनका था कि एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट होने के लिए क्या हो सकता है, वो आपने बता ही दिया। मीडिया का अनबायस्ड होना और जर्नलिस्ट का अनबायस्ड होना दोनों ही अलग अलग है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ही बायस्ड है और जर्नलिस्ट अनबायस्ड है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जर्नलिस्ट चाहे जो कर ले, जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वैसा करना पड़ता है। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं हैं? हाँ। शिवांगी का सवाल क्या है ना वैभव की ऑर्गेनाइजेशन जो है अब ये बहुत अलग टाइप की चीज हो गई है। पहले हम लोग ये जरूर मान सकते थे एक न्यूज चैनल भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक न्यूज चैनल की तरह होता था। अब सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए, आप जब देखते हैं रिपब्लिक को, आपको कोई अनबायस्ड वहां पे जर्नलिस्ट दिखाई देगा? अगर वो जर्नलिस्ट अपने आप को मानते हैं, कोई एक की हिम्मत है वहां पे जो कि वो जो हो रहा है उसके बारे में बोल सके? बताइए, मतलब ये क्वेश्चन कर सके वहां पे कि नहीं जी मैं अपनी रिपोर्ट तो ऐसे ही दिखाऊंगा। जो पूरे चैनल की लाइन है उसी लाइन पर वहां का एक एक रिपोर्टर वही काम करता रहता है और हुलिगनिज्म करता है। मैं देखकर हैरान हूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब जेएनयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही थी, याद होगा आपको, फी को लेकर जब था, आपको पता ही जैसे जेएनयू का नाम आता है तो इन लोगों को बड़ा जबरदस्त टीआरपी मटेरियल मिल जाता है। हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग बनाने का और बोलने का मौका मिल गया। ठीक है, वहां पर वो बेचारे जो जेएनयू के स्टूडेंट्स थे आराम से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक इस चैनल के रिपब्लिक की, अब आप ये बताइए, जेएनयू जैसी एक मतलब एक जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जरा मुझे बस पता करके बताइएगा कि किसी चैनल से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने रिपोर्टर्स जाते हैं। आप कोई भी, कभी कभार तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर भी नहीं होती और होंगी तो मुश्किल से एक रिपोर्टर। वहां कम से कम 5 से 6 एंकर्स थे पहले से। राइट। 5 से 6 एंकर्स उस जेएनयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक के थे, एंड दे ऑल हैव लाइव व्यू। क्या होता है कि लाइव व्यू जो होता है ना, इनके सारे रिपोर्टर्स लाइव व्यू ले लेके चलते रहते हैं। इसका मतलब जो हो रहा है सब कुछ लाइव चल रहा है चैनल पे। हाँ। आप कुछ भी कट नहीं कर सकते, आप कहीं भी भाग जाएंगे, आप भागते हुए भी दिखाई देंगे चैनल पे। एवरीथिंग इज गोइंग लाइव, और जिसको आपने पहले से सोच लिया लाइव दिखाना है, आप उसको दिखाएंगे। सो दीज एंकर्स ये लगातार ऑफिस में टेक्स्ट कर रहे हैं, एक यहाँ खड़ा एक वहां खड़ा। जब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार कुछ तो हंगामा हो ही नहीं रहा,
तो बीच में कूद कर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबकि उन्होंने कहा था कि हम पहले अपनी बात पूरी कर लेते हैं, फिर आप लोग सवाल जवाब कर लीजिएगा, बीच में कूदकर उन लोगों के ऊपर ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी, आरोप वो सारे शुरू कर दिए लगाने कि वहां पर हंगामा हो गया। और हंगामा होते गया, ये देखिए इन लोगों ने क्या किया, और देखिए वहां पर कोई खड़ा है, वहां पर कोई खड़ा है, वहां से लाइव कर रहा है, वहां से लाइव कर रहा है, मतलब यही हो रहा है। वहां स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप लोगों को इतनी अकल नहीं है और इतनी आपके अंदर शर्मिंदगी नहीं है क्या इस बात को लेकर कि आप यहाँ पर खड़े होकर लाइव कर रहे हो। इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी में जाकर करके दिखा दीजिए हम लोगों को, जो जो तुम लोग नाम से बुला रहे हो, उसके बाद भी तुमको लाइव करने देंगे क्या? तुमको हमारी इंसानियत नहीं दिखाई दे रही है? अब वो लोग वहां इसी बात का फायदा उठा रहे थे। अब मैं ये सोच रही हूँ, मैंने कहा इतने सारे रिपोर्टर इस खबर पे आने का मतलब क्या है, जरा बताइए। इतने सारे कैमरामैन वहां पर घूम रहे हैं। सो यू अंडरस्टैंड द एजेंडा। सो एवरीबडी, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनको, जैसे टेररिस्ट को इंडोक्ट्रिनेट कर दिया जाता है ना, कि भैया एक ही वीडियो दिखा के देखिए हमारे लोगों के साथ वहां पर क्या हो रहा है, देखिए हमारे लोगों के साथ वहां पर क्या हो रहा है करके एक ही सुर में वो लोग बोलते हैं। मैं हैरान हूं, एक परिवार में भी वैभव एक सुर में लोग नहीं बोलते। आपकी आइडियोलॉजी कुछ होगी, आपके परिवार में किसी और की कुछ होगी। कितने आजकल तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली ग्रुप सब टूट गए हैं, लोगों में बातचीत बंद हो गई है। ये एक चैनल में सारे कर्मचारी एक ही सुर में कैसे बोलते हैं, कैसे बोल रहे हैं? या तो ये लोग जब लोगों का सीवी देखते हैं तो ये लोग इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट से कि भैया ये हमारी आइडियोलॉजी का है कि नहीं है, जो हम इसको कहेंगे ये वो करेगा कि नहीं करेगा, मतलब बाकी आगे चल के परेशानी होगी। या तो ये लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये ढूंढ रहे हैं। सो हाउ इज इट पॉसिबल? बेसिकली आपने जैसे हम ही लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, हमारे न्यूज रूम में 10 तरह के अलग अलग सोच के लोग हैं, हमारी बहस हो जाती है आपस में कितने लोगों के साथ। कोई आपको किसी चैनल में दिखेगा, आप कहोगे अरे यार ये तो बड़ा ना भक्त टाइप का एंकर है, कोई आपको दिखेगा अरे यार ये ना सेक्युलर है, आपको ऐसे लगेगा ना। आप अलग अलग लोग देखते हो एक चैनल में, यहाँ कैसे है कि हर आदमी एक सुर में बात कर रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज अ बिग क्वेश्चन दैट आई एम टेलिंग यू। सो जस्ट सी कि वो लोग किस सोच के साथ लोगों को रख रहे हैं अपने साथ। मैं आपको बता रहा था मैं कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अब जो हमारा फैमिली जो बैकग्राउंड है ना, वो क्या है ना, पूरे सब पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा है। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईजी, कोई डीआईजी है, कोई खुद का एंटरप्रेन्योर है। तो वही लोग मुझे बार बार समझाते हैं, तू जिस तरह की रिपोर्टिंग करता है वो तेरे लिए अच्छी नहीं है और तू गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे जा रहा है। तो मैं सोचने मजबूर करता हूँ कि इतने हाईली क्वालिफाइड लोग अगर ये चीज कह रहे हैं तो शायद मैं अपने पे डाउट करने लगता हूँ कि यार हो सकता है शायद मैं गलत हूँ। लेकिन जब मैं सोर्सेस को पलटना शुरू करता हूँ अपने, तो वो कहीं हिंदू से निकलते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से निकलते हैं, दैनिक भास्कर से निकलते हैं, तो वो खबर तो अखबार में है, वही चीज मैं बता रहा हूँ। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, तो कहीं मेरी एक बार मेरे रिश्तेदार से कुछ पहली बार बात हुई थी, वो अच्छे खासी पोस्ट पर भी हैं, जयपुर में रहते हैं। 1 घंटा बात हुई, तो 1 घंटा तक सिर्फ मैंने बोला कि ठीक है आगे से मैं नहीं करूंगा, इतना बोला मैंने। तो मुझे समझा रहे थे कि भैया हिंदू प्लस एक आइडियोलॉजी थी उनकी, तो फिर मुझसे बातचीत होती थी, तो अब मेरी बातचीत उनसे नहीं होती। एक मुलाकात, एक बात हुई, फिर उसका मेरी बातचीत नहीं, तो उन्होंने बात करना मेरे से बंद कर दिया। तो मैंने बोला कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है मैं अपना बात रख रहा हूँ। डिबेट का मतलब एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, चीजें नहीं निकल के वहीं से निकल के आती है। जब आप दरवाजे को ही बंद कर दोगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। अब जेएनयू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप भी देखते हैं, तो वहाँ डिबेट का कल्चर है ना, वहाँ डिबेट होते तो कहते हैं साफ तौर पे ठीक है भैया आप डिबेट करो ना। आप जब डिबेट ही नहीं करोगे तो फिर समस्या है। आप जब डिबेट कर रहे हो तो कुछ चीज नहीं निकल के आती, शायद हमारे देश के लिए कुछ ऐसी चीज निकल के आए जो आगे चल के बहुत फायदेमंद आपको भी हो, मुझे भी हो। तो ये डिबेट का कल्चर खत्म होता जा रहा है, या तो माई वे या फिर हाईवे। भैया ठीक है वो तो ठीक है, नहीं तो आप जाओ बाबा टाटा। तो ये सब स्थितियां मैंने महसूस की है। 2017 से मैं एक्टिव हूँ इस जर्नलिज्म में, तो मैं बड़ा फेस कर रहा हूँ इस चीज को। इनफैक्ट मैं मम्मी पापा जो मेरे हैं उनके साथ भी मेरी डिबेट होती है। सबसे खराब दौर में आया आप जर्नलिज्म में। अब हो सकता है, अब शायद मुझे लगता है नहीं कि अब ये दौर कभी अच्छा आएगा भी आगे चल करके। हाँ, मैं तो इसलिए सबको सजेस्ट करती हूँ भैया जर्नलिज्म मत करो, सीरियसली बोल रही हूँ। सब कुछ करना, मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप ये करो, हम लोग तो कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास तो कोई और ऑप्शन है नहीं, राइट? लेकिन मेरे हिसाब से कई लोग क्या कहते हैं, या जो हम कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं वैभव, या तो फिर इस टाइप का इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ही करें, क्योंकि फिर आप किसी भी संस्थान से जुड़ेंगे आप कर नहीं पाएंगे जो आप जर्नलिज्म अगर आप एक्चुअल में करना चाहते हैं। फिर आप वही है कि फिर आप उनके भोंपू बन जाइए, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही है ना कि नेम फेम मनी के लिए लोग आते कि हाँ चेहरा भी दिखता है, हम बोलते भी, बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके पीछे भी होती है। सौभाग्य पाठक का एक ऐसा सवाल है कि ऐसा कौन सा कोर्स किया जाए 12वीं क्लास के बाद जिसमें आसानी से नौकरी मिल जाए। जो नौकरी शब्द इसमें कीवर्ड है, इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है, और बल्कि इसको बोल्ड पे लिखना भूल गए थे। मैं बोल्ड में बता रहा हूं कि नौकरी कौन सी मिले।
तो आप क्या बताएंगे? ये तो अमित मालवीय से पूछिए वही लोग बता सकते हैं कि भैया नौकरी आजकल कहाँ लग सकती है सिर्फ और सिर्फ, अमित वरना मालवीय तो ने आपने नौकरियां नाम है। लिया मैम, बेसिकली इतनी फेक न्यूज फैलाई है, इतनी फेक न्यूज फैलाई है, स्क्रॉल के आर्टिकल हैं वहां जाके आप देखिएगा, और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर के उस पर ना डिबेट्स की है, डिबेट तो छोड़े प्राइम टाइम शोज की है अमित मालवीय जी के पे। तो ये फेक न्यूज का जो सिलसिला है उसको प्राइम टाइम में लाते हैं। अच्छा, माफी भी तो नहीं मांगते हैं। एक तो मुझे जो नहीं कल्चर, तो उनको प्लेटफॉर्म, फेक न्यूज के लिए प्लेटफॉर्म तो न्यूज चैनल दे रहा ना। आई डोंट फाइंड दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल, आई फाइंड द मीडिया रिस्पॉन्सिबल। आपने फेक न्यूज के लिए प्लेटफॉर्म दे दिया। मीडिया का काम क्या था? मीडिया का काम यही था ना, सरकार कुछ बोले उस पर कभी विश्वास मत करो। मीडिया का काम यही है, क्योंकि सरकार का काम ही यही है कि वो हर चीज में आपको भ्रमित करेगी। मेरा काम यही है कि मैं हर चीज को कहीं से भी कुरेद कुरेद के ढूंढूं, भैया इसमें क्या एंगल है, इसमें हमेशा उन पे शक करो। जितना आप उन पे शक करेंगे उतना ही आप देश हित में काम करेंगे। अभी इन लोगों ने उसका पूरा ना सब कुछ नैरेटिव बदल दिया, तो क्योंकि इन लोगों ने नैरेटिव बदल दिया तो इस वजह से मैं अपना जर्नलिज्म बदल दूंगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अच्छा, बहुत सिंपल है। इसीलिए मैंने कहा कि उनसे इसलिए पूछे क्योंकि सिर्फ आईटी सेल में ही नौकरियां मिल रही है आज की डेट में और कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं, एग्जैक्टली सही बात कह रहे हो आप। सो आपने अभी आपने न्यूज 24 से रिजाइन किया है, तो मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने B&D मीडिया के बारे में सुना है? कुछ नाम रखा तो गया, आई थिंक आवर डियर फ्रेंड केप्ट इट। अच्छा, तो क्या हम और दर्शक ये माने हैं कि B&D मीडिया की लिस्ट में एक और चैनल शामिल होने वाला है? एक और चैनल। कौन सा? जिसमें आप छोड़ कर गए हैं, ये नहीं डालूंगा मैं, सिर्फ पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं अभी भी, क्योंकि मैंने न्यूज 24 में काम किया, 4.5 साल काम किया, और ये मैं आपको मतलब आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय एडिटर कि इतने सालों में एक बार भी हमारे ऊपर, मेरे ऊपर खास तौर पर, जब भी मैंने डिबेट किया, मुझे कम से कम पर्सनली कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की गई कि जी ये मत पूछना या ये मत करना। आई हैव ऑलवेज, व्हाटएवर आई हैव डन इन माय डिबेट्स इज कंप्लीटली मी, माई सेल्फ, माई रिसर्च। ठीक है, मैंने कभी नहीं उल्टा सीधा कहा या मुझे कभी ऐसा नहीं कहा गया कि जी ये मत बोलना या इसके ऊपर हल्का हाथ रखना किसी पार्टी के लिए। सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस एंड आई से दिस विद प्राइड, आई से दिस विद प्राइड कि मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं, और इसी वजह से मैं इतने लंबे समय तक काम करती रही, इतने समय तक मैं काम करती रही कि भैया, क्योंकि मुझे ये पता था कि जो मैं करना चाहती, जिस टाइप का मैं जर्नलिज्म करना चाहती हूँ, वो मुझे यहाँ करने को मिल पा रहा है क्योंकि मेरे पर कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल, जर्नलिज्म के लिए तो मैंने पहले उपनिषद का महावाक्य बोलते था, यथा नाम तथा गुण साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। गलती से मोदी जी अगर आपको इंटरव्यू दे भी दें, वैसे मुझे उम्मीद ना के बराबर लग रही है, वो तो उन्हीं को देते हैं जो थोड़े से। तो अगर आप ऐसा, अगर किसी से इंटरव्यू अगर मोदी जी से कभी करें, तो मुझे लगता नहीं कि शायद अगली बार सरकार भी आ पाएगी 2024 में, भले ही चाहे जो माहौल बनवा। तो यही चीज मतलब यही है कि हमें तो यह है कि भैया नॉर्मल सवाल, बस हम तो बस नॉर्मल सवाल करना चाहते हैं। हमारे पास कोई बहुत बड़े फैंसी सवाल है नहीं, हमारे पास बहुत नॉर्मल सवाल है जिसके लिए मुझे लगता नहीं कि इतना मुश्किल होना चाहिए, पर उनको वही सवाल इतने मुश्किल लग रहे हैं। तो मैं अगर न्यूज 24 के लिए बोलूं, दैट्स अ वेरी गुड चैनल। और सबसे ज्यादा समस्या यही है कि वहां पर हर तरह की खबर दिखाई जाने लगी, हर तरह की खबर दिखाई जाती रही है अभी भी। उसके बावजूद जो है जनता, मुझे लगता है कि वही सब देखना चाहती है जहां पर फेक न्यूज दिख रही है, जहां पर लाउड एंड शोर शराबा, ये सब चीजें दिख रहा है। मैंने पर्सनली इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि मेरी ग्रोथ वहां पर नहीं है। एक समय के बाद आई थॉट कि जिस टाइप का जर्नलिज्म मैं और करना चाहती हूँ, अब उस पर रोक लगी हुई है, अब वो बहुत आगे नहीं जा पाएगा। तो एक लेवल तक मैंने कर लिया, उसके बाद मुझे लगा कि अब परेशानी हो रही है। नाउ प्रॉब्ली मेरा रहना यहाँ पे शायद चैनल के लिए भी ठीक नहीं है, और मुझे लगा कि अपने लिए भी ठीक नहीं है और चैनल के लिए भी ठीक नहीं है। तो वो दोनों ही कॉम्बिनेशन जब मुझे गड़बड़ लगने लगी, बदलाव जरूरी था। अच्छा, बदलाव मेरे लिए भी जरूरी था और उनके लिए भी शायद था। सो इट इज लाइक अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसलिए मैंने अपना वहां से निकल गया, भैया तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं। अच्छा, आपने ना जो मेरे मन में सवाल आ रहे हैं ना, वो पंक्ति आपकी अगली हो जाती है। वही आप जो बताया, डिबेट का कल्चर, शोर शराबा होना चाहिए, वही चीज मैं अगला बोलने वाला था, तो आपने बता दिया। अच्छा, मेरी मन की बात आपने पढ़ ली, लेकिन मोदी जी 125 करोड़ देशवासियों की मन की बात नहीं पढ़ पा रहे हैं। वही है ना कि मैं अगर एक न्यूज चैनल को देखता हूँ तो उसमें जो ज्यादा चिल्ला आता है उस पर बहुत ज्यादा टीआरपी भी आती है। मुझे एक बेसिक एटिकेट अगर दिखाई देता है किसी की जर्नलिज्म में, तो वो एनडीटीवी दिखाई देता है।
एनडीटीवी का बिल्कुल शांत रहेंगे, चाहे खबर जैसी भी है, खुशी वाले ज्यादा खुश नहीं होंगे, हाथ पैर ज्यादा नहीं फेंकेंगे, इनफैक्ट स्टूडियो में डांस भी नहीं करेंगे अगर आम आदमी पार्टी के विधायक अगर एमएलए जीत भी रहे होंगे, एमपी जीत रहे होंगे। तो एनडीटीवी मुझे इस मामले में अच्छा लगता है। अब उसके जर्नलिज्म को लेकर कई सारे लोग सवाल उठाते हैं, वो उनके अपने अलग तरीके हैं, जो अलग चीजें हैं। सो बेसिकली हमारा एक पोर्शन खत्म हो चुका है एजुकेशन को लेकर के। ये सवाल थोड़ा सा हॉट है कि कोरोना वायरस क्या वाकई इतना खतरनाक है जितना दिखाया जा रहा है? पैंडेमिक है कि प्लैंडेमिक है? बहुत सरल भाषा में और लेमैन भाषा में समझना चाहूंगा इस। मतलब जब आप प्लैंडेमिक बोलते हैं तो आप उस थियरी पर बात कर रहे हैं क्या, जो कि कहा जा रहा है कि शायद चाइना ने इसको लैब में बनाया है कुछ इस और तरह बनाया गया है। तो क्या आप उस थियरी पर बात करते हुए इसको प्लैंडेमिक बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात सारी ये है कि क्योंकि चीन है, चीन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, चीन कुछ भी कर सकता है। पर पता नहीं, मैं फिर भी डाउट करती हूँ, इतना परफेक्ट वायरस नहीं बना सकता शायद कोई भी लैब में, मुझे ऐसा लगता है। और कई लोग इस तरह की थ्योरी देते हैं कि चीन ने कैसे कंटेन कर लिया, चीन ने कैसे वो सब कर लिया, क्योंकि चीन तो पहले से ही वहां पर वायरस होते रहते हैं और चीन बहुत सी चीजों में वो सब चीजें कर लेता है। ये तो पूरी दुनिया को पता ही नहीं चला ऐसा भी कुछ होता है आगे। आप सोचिए ना, बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज, बड़े से बड़े लोग, अपने आप को सुपर पावर कहने वाले लोग तक इसके नीचे गिर गए। मुझे इसलिए लगता है, थोड़ा डाउटफुल होता है, ये लगता है कि इतना प्लान्ड वे में और इतना ज्यादा परफेक्ट वायरस बना पाना बड़ा मुश्किल है, जो अभी तक ही मतलब सब लोगों को खाया हुआ है, जिसके अलग अलग स्ट्रेन्स मिल रहे हैं, जो अभी भी कहीं कहीं पे रेकर कर रहा है। मतलब you know, nobody's seen something like this in the history ever. तो आपके कहने का मतलब मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है वो खतरनाक भी है, ऐसा आप मान भी रहे हो, राइट? कि कोरोना का वायरस बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो है, बिल्कुल है। जिनको हो रहा है उनकी हालत देखिए। मैं आपको अभी बताती हूँ, 2 दिन पहले मैं अपने ही हमारे एक रिलेटिव को मिलने गई, जिनके बारे में हमें ऑलमोस्ट 2 महीने बाद पता चला कि उनको कोरोना था। उनको कोरोना हुआ है 14 जुलाई को, वो कल डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से। 1 महीने तक आईसीयू में रहे हैं, 15 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे हैं, और उनकी हालत ऐसी थी कि जब मैंने उनको देखा, वो सूखे हुए थे, हड्डी हो रहे थे, और उनके अंदर इतनी जान नहीं थी कि वो मतलब खड़े होके खुद जा सके अपने घर, राइट? तो अभी दिक्कत ये, और उनको कोई परेशानियां नहीं थी। ही वॉज फिट एंड फाइन, ही हैड नो इश्यूज, ही वॉज नॉट कोमॉर्बिड। सो जस्ट इमेजिन कि अगर ये किसी हेल्दी आदमी को हो रहा है और उसको इस हद तक लिया, सब लोग मान रहे थे कि इनका पुनर्जन्म हुआ है, और उन्होंने क्या क्या जो है ना धक्के खाए हैं बड़े से बड़े अस्पतालों में। उसके बाद की स्थिति उनकी मैं आपको बता रही हूँ कि इतने पैसे वाले हैं, और पैसे वाले होने के बाद भी बड़े से बड़े अस्पतालों ने उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो आप सोचिए कि गरीब आदमी का, आम आदमी का क्या हाल हो रहा है इसमें। इस वजह से लोगों की डेथ हो रही है। कितने सारे लोग तो इलाज ही नहीं मिल पा रहा है, उनके पास पैसे भी नहीं है इलाज के लिए। लोग उनको जो है ना बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। अब हम कोई आम लोगों के पास इतना तो एक्सेस है नहीं ना कि जी मेदांता चले जाएंगे और एम्स की पूरी टीम आपको मेदांता तक देखने ये नहीं है ना। तब भी प्रॉब्लम है ना मैम, एक मिडिल क्लास के लिए। मेरे पास खुद का एक मेडिकल इंश्योरेंस बहुत प्रॉब्लम है, कैशलेस है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात की है कि बीमारी ऐसी है वैभव कि जितने लोगों को हुआ है ना, आप उनसे जरा स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि नर्स तक ऐसे बिहेव करती है कि आती नहीं है आपके पास देने के लिए, कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं आती। मतलब एकदम ऐसे वो छुआछूत टाइप की चीज हो चुकी है कि कोई आपके आसपास भी नहीं फटकना चाह रहा। सो पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग यू लाइक दैट। तो आपको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं देता है, आपके पास ही नहीं आता है। फोन पे बता देंगे आपको, वहां पे फोन करके कि आप मेडिसिन ले लीजिए, वहां पे बगल में रखिए। ये हो रहा है जी। मैं मानता हूँ इस चीज को भी, मैंने देखा भी है कि लाखों लाखों के बिल हो रहे हैं, ठीक है, मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस भी है, लेकिन कैशलेस होने के बावजूद मुझे लाखों रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि जो पीपीई किट थी वो आपकी डिस्पोजेबल उसमें आइटम्स में आती है, और वो चीज आपके इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। वो लाखों रुपए आपको फिर भी देने होते हैं। एज अ मिडिल क्लास फैमिली में शायद लाखों रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाए। जब पेट्रोल के दाम अगर 1 रुपये ऊपर भी जाता है ना, तो हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। आज ये मुद्दा नहीं है। जब टमाटर मिल रहे हैं, वो सेब के दाम मिल रहे हैं, और सेब है वो बाबा के मोल है। 220 रुपए किलो सेब है और टमाटर 80 रुपए किलो।
मीडिया मुद्दा नहीं है। अब इस पर भी मैं आपको बताती हूँ, मैंने सब्जी पर स्टोरी कर दी हाँ, तो मुझे सारे जितने भक्त हैं वो नीचे आके बोलने लगे, मतलब मैंने किया है कि रिटेल पे क्या मिल रहा है दाम, तुम किसानों के खिलाफ बोल रही हो, किसान थोड़ा कमा रहे हैं। अरे भैया किसान का दाम का बताया मैंने, अभी किसान से जाके पूछो कि उसको इतना मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। इतनी बारिश होगी तो फिर क्या एक्सपेक्ट करती हो कि दाम नहीं बढ़ेंगे क्या? मतलब यार हद ही हो गई। मैंने कहा मतलब इतना बता दिया बिना किसी का नाम लिए कि आपकी सब्जी इतनी महंगी हो गई है, उसमें दिक्कत है उनको कि बता कैसे ये दिया। राजनीतिक भक्त है ना, मैंने उनसे बोला कि जो जीडीपी है ना -23.9% है, वो सिर्फ एक पहलू है। अगर फॉर्मल का भी लगा देंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी लगा देंगे तो स्थिति बहुत गंभीर है। हाँ, क्या हुआ, हम 10 की बात कर रहे थे, अब 23 हो गया। अरे मैंने कहा महाराज वो 0, -1, -2 होता है, वो -23 है ना, उससे बड़ा 0 है, यानी कि स्थिति गंभीर है। तो मैं कहते चलो ठीक है, तो मैंने उनसे बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो वो कहते कि हम प्लस लगा देंगे आगे, अब तो खुश हो जाएगा तू। तो अब उनसे क्या ही तर्क करोगे, अब क्या ही तर्क नहीं, करोगे? अब मैं तो ऐसी जगह में रहता हूँ कि निकलती आरएसएस और पीछे घूमूं तो बीजेपी, अगल बगल में देखूं संगठन इनके, तो मैं तो ऐसी जगह सरवाइव कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग उससे कहते हैं कि अपना बीट को बदल दे। मैंने कहा तरीका क्यों बदलूंगा मैं, क्योंकि मैं अगर कुछ कह भी रहा हूँ तो भैया द हिंदू वाले हैं, उनका सोर्स दे रहा हूँ, अगर वो गलत, अगर कुछ एडिट कर रहे हैं तो शायद फिर मेरे साथ प्रॉब्लम होगी। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पीछे कई सारे लोग लगे रहते हैं कि अपनी आइडियोलॉजी को बदल दे, और जबकि मेरी कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है कि लेफ्ट के साथ रहना है कि राइट के साथ ही रहना है, मुझे सेंटर रहना है। कि अरविंद केजरीवाल जी जब खुद सेंटर में नहीं रह पाए तो फिर हम तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है अपने आप को मानते, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम लोग निष्पक्ष रह सके। तो आपने तो बहुत खूबसूरती से वो जवाब दे ही दिया। अब अगला सवाल यह है कि जेईई मेंस की परीक्षा कराने के पीछे सरकार की मंशा और मजबूरी क्या है, यह मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने पूरी एक सीरीज भी की है, कई सारे छात्रों से आपने इंटरैक्ट भी किया है। देखिए मंशा तो सभी छात्रों को समझ में आ गई है, मजबूरी शायद ये है कि सरकार जो है वो जनता को कीड़े मकोड़े समझती है। खुद तो पार्लियामेंट भी नहीं खोलेंगे, खुद तो पार्लियामेंट जब खोलेंगे उसमें सवाल वाला क्वेश्चन आंसर जो आपका है वो आप हटा देंगे, खुद तो आपकी दाढ़ी और आपके बाल भी बढ़ जाएंगे, आप नाई को भी नहीं हाथ लगाने देंगे, अपने सिर को भी, खुद तो आप कोर्ट भी नहीं खोलेंगे, है ना, खुद तो आप सब कुछ नहीं करेंगे, या उनको जबरदस्ती वहां झोंक रहे हैं कह के कि उनके करियर पर आ जाएगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए आप जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं। अरे भैया सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, खुद के लिए भी हो रहे हैं। किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, एक तो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है जिसको कैंसर हो चुका है, वो कैंसर का इलाज करा चुका है, वो क्यों जाएगा पेपर देने जब उसको पता है तुम उसको पूरा का पूरा कोरोना हब में धकेल रहे हो, एकदम भट्टी में तुम उसको धकेल रहे हो। सो व्हाई वुड ही डू दैट? आपको अपनी जान की फिक्र पूरी है, जनता की जान की फिक्र आपको धेले भर नहीं है। आपके मापदंड ही कुछ और है, आपके मापदंड ही कुछ और है। जब केसेस कम थे तब तो आपने तबलीगी जमात को इतना बड़ा विलेन बना दिया, अब जब केसेस ज्यादा है तो इन सबको आप जबरदस्ती तबलीगी जमात बना रहे हैं। क्यों? आपकी लॉजिक कहाँ है? और इतना बेसिक सवाल पूछ लो तो जी आप देशद्रोही हो गए। ये कहां से देशद्रोह वाला सवाल है? ये नॉर्मल रैशनल सवाल है जो किसी कॉमन सेंस वाले आदमी के मन में आना चाहिए, अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है तो। भक्ति नहीं तो, राजनीतिक भक्त नहीं है तो बिल्कुल। आप जेईई नीट की परीक्षा सुधरे, कोर्ट में 2 बार पिटीशन चली गई, कोर्ट भी नहीं सुन रहा, मतलब कोई नहीं सुन रहा इन छात्रों की। और आपने अटेंडेंस देख ली क्या है, एसओपी का नाटक इन्होंने कर रखा है, आपने देख लिया एसओपी का क्या है। पहले दिन प्लाइबल पिक्चर्स आ गई थी आपके सामने, उस दिन जो पेपर था ना जेईई का, उस दिन पेपर ही वो था जिसके अंदर स्टूडेंट्स बहुत कम थे, आर्किटेक्चर का पेपर था वो। अगले दिन जब आपके पास ऐसी तस्वीरें आने वाली थी जहां एसओपी की धज्जियां उड़ती, वहां वो सारे कैमरा पर्संस पहुंचे ही नहीं। कैन यू सी हाउ मैनेज्ड एंड हाउ प्लान्ड ऑल ऑफ दिस इज? लेकिन आप करोगे क्या? आप बोल बोल के थक गए। भैया हमारी कोशिश यही थी, देखिए मैं लास्ट मोमेंट तक से बोल सकती थी वैभव, लेकिन जब कोई सुनने कोई राजी नहीं, व्हाट डू यू डू? You can't do anything. I have never seen such a rigid government in my entire life. I'm telling you, in my entire journalistic career, I have never seen छोटी से छोटी मांग, और स्टूडेंट से तो कोई सरकार पंगा लेना ही नहीं चाहती। सारे आंदोलन इस देश में, इसका इतिहास बताता है, सारे के सारे आंदोलन सिर्फ छात्रों के आंदोलन से शुरू हुए, इंदिरा गांधी तक
क्योंकि इनको पता है बहुत आसानी से हिंदू मुस्लिम करेंगे। और यही जनता जो आज बड़ा बोल रही है कि देखिए आप हमारी बात नहीं सुन रहे, फिर हिंदू मुसलमान करके जाके वोट देकर आएंगे। सो व्हेन द होल इश्यू इज नॉट ऑन देयर प्रायोरिटी, जब शिक्षा आप वोटर की ही प्रायोरिटी में नहीं थी, आप बताइए ना, अभी आज एसएससी और रेलवेज वाले बोल रहे हैं, हो सकता है उनको बुरा लगे, लेकिन एक बात मुझे बताइए जरा, एसएससी और रेलवेज वाले बोल रहे हैं कि हमारी भर्ती नहीं हो रही, तो भर्ती तो आज का तो इशू नहीं है। ये कोरोना से पहले ही आंकड़ा आ गया था कि इस देश में बेरोजगारी का स्तर जो है वो 35 साल के पीक पर है। 45 ये आंकड़े पहले आ गए, बेरोजगारी लगातार तो अचानक से जब दिखता है, इवेंट मैनेजमेंट होता है, तस्वीरें आपको दिखती हैं, आपके सामने जो नैरेटिव फैला दिया जाता है, आप उसमें विश्वास करते हैं और आप जाके वोट करके आ जाते हैं हिंदू मुसलमान पे, तो फिर क्या होगा? आपने मैनिफेस्टो में कभी नहीं मांग की कि शिक्षा होनी चाहिए, हमारी भर्ती होनी चाहिए। कभी पूछा आपने उन नेताओं से जो आपके इलाके में वोट मांगने आते हैं? कभी नहीं पूछा आपने। फिर आज हम लोग सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही। सरकार गलत क्या कर रही है उसमें बताइए ना। सरकार तो कह रही है भैया जिस चीज पे तुमने मुझे वोट दिया वो तो मैंने कर दिया ना। 370 पे दिया था, लो मैंने कर दिया। 35 पे दिया था, लो मैंने करके दिखा दिया तुम्हें। बालाकोट तुम्हें करके दिखा दिया, सब तो कर दिया। सीएए लेकर आ गए, लो खुश रहो। आप बताइए, मतलब आप किस मुंह से आप सरकार को गलत बताए? It was not on their manifesto, sorry to say, and they are not doing it. So that is the reason they are not listening to the students, because you never demanded that. अग्रीड, टोटली अग्रीड, बिल्कुल सही बोला आपने। सैल्यूट करता हूँ कि इतना खुल के कम से कम आपने बोल तो दिया, क्योंकि जन भावना के खिलाफ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो आपने इतना खुल करके बोला, बिल्कुल सही भी बोला। और सवाल भी वही है, सीए को लेकर के भी बहुत बड़ा डिबेट चलना चाहिए। मोदी जी और कुछ कहते हैं, और कई बार क्या होता है, मोदी जी सीए पे कहते हैं कि हमने बात नहीं की, और वो कुछ दिन पहले क्रोनोलॉजी समझाते हैं हमारे अमित शाह जी, तो ये कंफ्यूजन पैदा करके इतना सब पूरा एक ड्रामा उन्होंने रच दिया। अब अच्छा, मैं एक चीज कहता हूँ कि सरकार क्यों गलती करे, क्योंकि सरकार की ये गलती लाखों करोड़ों के परिवार को सड़क पे लाके खड़ा कर देती है। आपकी गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश हमारी, हम गलती कर सकते, सरकार नहीं कर सकती है। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो साहब आपको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। कई सारे जो दर्शक हैं उनको पीआर, पब्लिक रिलेशन और मीडिया के बीच में फर्क नहीं पता। पीआर का इस्तेमाल सेलिब्रिटीज बहुत करते थे, लेकिन अब मोदी जी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो चुके हैं, अब इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस हमारे जनता को समझा दीजिए, क्योंकि जनता बड़ी भोली है। वो करती क्या है, मीम्स को ही खबर समझ लेती है और मीम्स को ही सब कुछ मान करके वोट देकर के आ जाती है। देखिए, पीआर जिसको हम वैसे तो पब्लिक रिलेशंस बोलते हैं, पर आप इसको समझे, पीआर मतलब प्यार। सारी चीजें बहुत ही गुडी प्यार तरीके से, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ये हटा देना, ये प्लीज ये वाला पोर्शन है इसमें से एडिट कर देना, वहां पर ना ये वाला सवाल प्लीज मत पूछना। हाँ अच्छा, ये वाला जो कंट्रोवर्सी हो गई ना, प्लीज मैम से ये सवाल बिल्कुल मत पूछना, वो बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। दिस इज व्हाट पीआर इज। तो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट किसी भी सेलिब्रिटी हो या सब हो, सबको पीआर की क्यों जरूरत पड़ती है। कि जैसे ही आपने कोई आपको पहले आके पीआर बताना शुरू कर देगा कि इस मुद्दे पर जो उनको लगता है कि कंट्रोवर्शियल है, इस पे आप सवाल मत पूछना। पहले सारे जर्नलिस्ट को बता दिया। तो एंटरटेनमेंट में तो बहुत होता है ये, तो अभी तक ये एंटरटेनमेंट में होता था, अब ये पॉलिटिक्स में भी हो गया है। तो अब ये पीआर ही है कि आप सवाल की पूरी लिस्ट पकड़ा देते हैं, ये पीआर ही तो है। ये पूरा पीआर ही है कि बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप उनकी कही हुई चीजों को ही एज इट इज चला रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज कंप्लीटली पीआर। अब बेसिकली पीआर इज ऑलमोस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट। तो जब आप जर्नलिस्ट होते हैं, आपका पहला काम होता है कि पीआर स्टोरी नहीं करनी। हम लोग जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं, यार ये क्या सरकारी मामला है, या फिर पीआर पीआर स्टोरी, मतलब कि तारीफ करने वाला। बिल्कुल। तो बस मीडिया में वही चीज चल रही है आजकल, लोगों को समझ में भी आना चाहिए, समझे तो बेहतर बात है। आपने कितना अच्छा अस्पताल बनाया, इसके अंदर ऐसे बेड है, वो बेड है, उसके अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं निकालना। दैट इज कॉल्ड पीआर। दैट इज कॉल्ड सरकारी। हम लोग बात कर रहे थे कि मीडिया और पीआर को लेकर के बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपने समझा दिया इसमें। आपको लगता नहीं कि नेपोटिज्म में हम और आपका कहने का मतलब यह है कि इस जनता का सबका हाथ है। हमने और आपने मिलकर के ही इस नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया है, और साथ ही अगर हम घर से स्टेप आउट करते भी हैं, 360 डिग्री घूमते भी हैं, तो नेपोटिज्म कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, हर जगह नेपोटिज्म है। तो ये फर्जी किस्म का आपको लगता नहीं कि ये डिबेट चल रही है और जरूरत से ज्यादा इसको खींचा जा रहा है?
देखिए नेपोटिज्म जहाँ इसको बहुत ही नेगेटिव तरह से मुझे लगता है कि पोर्ट्रे किया है, और उस एक्ट्रेस ने ज्यादा किया है जिसके घर से नेपोटिज्म शुरू हो रहा है, जिसने अपनी मैनेजर ही अपनी बहन को बना रखा है। तो बहुत ही मतलब डबल स्टैंडर्ड वाली बात है मेरा, और उसमें कुछ गलत नहीं है। वो उसने अपने मैनेजर अपनी बहन को शायद इसलिए बनाया ना बिकॉज़ शी ट्रस्ट्स हर मोर देन एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड, राइट? तो उन्होंने उसको अपनी मैनेजर बनाया। अब दूसरों पर इस तरह के आरोप लगाना, देखिए एक डॉक्टर की कोशिश होती है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर की कोशिश होती है कि उसका बेटा भी इंजीनियर बने, पत्रकार की भी कोशिश होती है कि उसका बेटा या बेटी पत्रकार बने, एक्टर की भी यही सोच होगी ना कि उसका बच्चा जो है वो इसी इंडस्ट्री में जाए। जरूरी नहीं है कि एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन आप बताइए वैभव, कितना आपके ऊपर इस बात का फर्क पड़ा कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप बने? आपने वही किया ना अल्टीमेटली जो आप करना चाहते हैं। बिल्कुल। ट्विंकल खन्ना ने फाइनली, उसके ऊपर कितना प्रेशर था, वो आज भी बोलती हैं कि मैं अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी, मैं अपनी पुरानी फिल्में भी देखती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पिता अपने बताइए बच्चे को अगर प्रोड्यूस करना चाहता है खूब पैसा खर्च करके, जैसे कि सनी देओल ने कर दिया, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनका पैसा है, लेट हिम डू दैट। उनके बेटे को अच्छा एक्टर या खराब एक्टर आपने किया ना जज एज अ व्यूअर। तो जब मुझे पसंद ही नहीं कोई आदमी एज एन एक्टर, तो आप जनता को कैसे आप जबरदस्ती खींच सकते हैं थिएटर तक? आप मुझे बताइए, कभी हो सकता है ऐसा कि आप जबरदस्ती उसका हाथ खींच के थिएटर तक लेकर आइए कि नहीं जी मेरे तो बेटे की आपको फिल्म देखनी पड़ेगी? यू कांट डू दैट। नहीं, बिल्कुल। तो हाउ डज दैट मैटर? अब किसी भी बच्चे की गलती नहीं है ना इसमें, और गलती क्यों माने हम इसको? द चाइल्ड शुड बी प्राउड ऑफ हिज पेरेंट्स जस्ट लाइक वी आर प्राउड ऑफ आवर पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और कोई स्टार नहीं है, तो उसका मतलब ये है दैट आई शुड स्टॉप बीइंग प्राउड ऑफ देम। और अगर किसी को आप थोप रहे हैं उसके ऊपर अपनी सोच, और आप इसलिए आप बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारे तो पेरेंट्स स्टार है इसलिए तुमको इतना कुछ मिल गया करने को, तो उसमें उसकी क्या गलती है? व्हाई शुड ही बी नॉट प्राउड ऑफ हिज पेरेंट्स? टेल मी वन थिंग। तो आप ये पूरा जब नेपोटिज्म की लड़ाई करते हैं, आप बेसिकली हर किसी के जीन्स, हर किसी के पेरेंटेज, इन सब पे हम लोग एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं और हम उनका अपमान कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे कोई प्लेटफॉर्म एक बारी में दे देगा लेट ना वैभव, तो उसके बाद मेरी अपनी अकल काम करेगी ना। ना मेरे पिता की करेगी, ना मेरे हस्बैंड की करेगी, ना किसी की करेगी। किसकी अकल काम करेगी उस वक्त? सिर्फ मेरी। मैं अच्छा करूंगी या खराब करूंगी वो मेरे ऊपर है। तो मुझे लगता है इट्स जस्ट लाइक दैट रिजर्वेशन काइंड ऑफ अ थिंग, कि आप जब एग्जाम किसी पेपर में जब हम लोग रिजर्वेशन देते हैं, तो रिजर्वेशन हम क्यों देते हैं? ताकि हम उस लेवल तक आ सके और उसके बाद फिर आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। ये उसी तरह की चीज है। फाइनली आपका परफॉर्मेंस ही मैटर करेगा। अब बाबा रामदेव की नेपोटिज्म का एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। बाबा रामदेव के जो करीबी हैं आचार्य बालकृष्ण जी ने पतंजलि आयुर्वेद की समूह कंपनी रुचि सोया के एमडी पद से रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है, और बोर्ड ने इस इस्तीफे को मंजूर भी कर दिया है। अब उस एमडी के पद से रिजाइन देने के बाद अब कौन आके बैठा है, यह सोचने वाली बात है। उनकी जगह बाबा रामदेव के भाई राम भरत कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। अब जितने भी जो डिबेट करने वाले नेपोटिज्म पे जो डिबेट कर रहे हैं फर्जी वाले, अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब बाबा रामदेव का बॉयकॉट करोगे, या पतंजलि के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करोगे, या फिर उन चैनल्स का भी बॉयकॉट करोगे जहां पर पतंजलि का एड आ रहा है? क्या बॉयकॉट कर पाओगे? मैं सिर्फ एक फर्जी डिबेट जो चल रही है ना, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। अब मुझे मजबूरन इस मीटिंग को एंड करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज की इंटरनेट कनेक्टिविटी हमने और आपने देख ली। पिछले 2 घंटे से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ घंटे की बातचीत भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी। और अभी आपने न्यूज चैनल, अपना यूट्यूब चैनल खोला है साक्षी जोशी के नाम से, और आपकी सीरीज आई थी, बहुत बेहतरीन है। मैं तो लोगों को रिकमेंड करूंगा जाकर के एक बार तो कम से कम देखना चाहिए। अगर आप एक बार एक वीडियो को देखेंगे तो उस पूरी सीरीज को बिना देखे आप रहेंगे नहीं। और मैडम का अपना एक अलग ही स्टाइल है, तो काफी पसंद आने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जाके देख सकते हैं। और बिना कहे तो सब्सक्राइब आप करेंगे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो मेरे पे नहीं दबाते हैं वहां जाके कर लीजिए, वहां अपडेटेड स्मार्ट बने रहोगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं।